यस पर्श। सर आपने हाइब्रिड क्लासेस रख रखी हैं? यस मेरा बेटा। ये तो कहाँ बताया आपने? मैंने बच्चों शुरू में ही बोल दिया था, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। मैंने पेरेंट्स ग्रुप पे लिखा है दैट बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउ। अच्छा, पेरेंट्स ग्रुप लिखे होते हैं, आई हैव रिटन इट ऑन द पेरेंट्स ग्रुप आल्सो। यस, ओके सर। एक हाइब्रिड मोड में रखा है यार, टेक से भी होना चाहिए बंदे को। नहीं सर, यस वो हेमन। पता ही नहीं था इसलिए। सर उधर फिजिकल क्लासेस आने के लिए कोई कुछ भरना पड़ता है या फिर वी कैन नथिंग बच्चों, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो वन डे प्रायर। बट आपका बैच इतना बड़ा नहीं है। देखो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वी हैव एम्पल स्पेस। द पीपल हु हैव कम ओवर इट दे नो इट्स अ वेरी बिग रूम। ओके देन इट्स फाइन। सर कितना बच्चा आया? टू। ओह ओके, चलते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का ए स्टार्ट करते हैं आज हम आपके साथ। नाउ क्वेश्चन सेज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करें, आयमन आई विल टॉक टू यू फर्स्ट। आयमन, यस सर। you will help me in doing the question number second A. Before I start making the trading account, ये मैंने आपको पहले भी करवा रखा है वैसे तो, इन चैप्टर कॉल्ड जर्नल का चैप्टर। एंड हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट को, जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, कौन सा रूल लगाते हो आप? नॉमिनल अकाउंट रूल। एंड नॉमिनल अकाउंट रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यू। सेकंड थिंग, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है। परचेज एक्सपेंस तो डेबिट, सेल्स रेवेन्यू तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। देन द गेम कम्स ऑफ डीटी एंड आईपीएल। DT means if an expense is direct, it has to be recorded through trading account, and if the expense is indirect, it has to be recorded through profit and loss account. And last but not the least, certain things related to the term adjusted purchases, that we'll see question to question and we'll refer to that handout. मेरा दरवाजा बंद कर दे, उनको बोल देना बस वापस रख के जाएंगे। Yes, Ayman, can you read question number 2 का A for me now? From the following information, prepare the trading account for the year ended 31st March 2020. Adjusted purchases 15 lakh, sales. रुक जाओ, the moment you read the word adjusted purchases, इसका मतलब, इस परचेज का मतलब है इसको कैलकुलेट करते वक्त हम क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। सो इफ आई राइट द टर्म adjusted purchases over here, आई नो मुझे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऑलरेडी उस पर स्टार बना हुआ है, बिकॉज वेन एवर इन एन एग्जाम adjusted purchases term comes, adjusted purchase means उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यानी इस परचेज में मैं क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो अगर डाल चुका हूं तो मुझे यहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत, इस क्वेश्चन का वन एंड ओनली मेजर कैच। इज दैट क्लियर आयमन? Yes sir. ऑलराइट, अग्रिम, स्पर्श। Yes, sir. यस सर। जय क्षेत्रपाल, इज दैट पॉइंट क्लियर? समित सहाय। यस सर। अर्जुन। Yes sir. ओके, क्रिश मेहरा कैमरा ऑन कर लो बेटा। चलते हैं पुत्र आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। आगे बढ़ो पुत्र। Sales 21,40,000 तो सेल्स को मैं क्रेडिट साइड पे लिख दो पुत्र। by sales. Oh, सेल्स में मुझे लिखना होता, हाँ पुत्र, हमें टू एंड बाय नहीं लिखना होता डेबिट क्रेडिट साइड पे? सच्ची बात बताऊं, इट्स नॉट कंपल्सरी, तभी करके मैंने एक बार लिखा, एक बार ही नहीं लिखा। ओके नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड्स 40,000. रिटर्न इनवर्ड इज अनदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस कर देंगे। सो रिटर्न इनवर्ड माइनस, और अमाउंट हमने बाहर लिख दिया फाइनल 20। नेक्स्ट, फ्रेट एंड पैकिंग 15,000. इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंस. थैंक यू।
अगर आप बोलोगे डायरेक्ट तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा, अगर आप बोलोगे इनडायरेक्ट तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो टू फ्रेट एंड पैकेजिंग. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर मैं आज अपना कैमरा ऑफ रख सकता हूँ, कैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. ओके नेक्स्ट. हाँ जी बेटा. Packing expenses on sales. पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन Sales. पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन. Sales. एक बारी और बोला, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन. Sales. It means it is a kind of carriage inward or carriage outward. Sales में तो goods are going out ना. देखो they are trying to confuse you with the word packaging. Oh, packaging तो production से related होता है, but this is the packaging done to take the goods out. So it is packaging on sales. So if it is packaging on sales, it becomes my Direct expense. sorry Direct. बेटा indirect expense. यही तो सीखना है पुत्र. It is the expense done to take the goods out. We have to consider all those expenses as direct expenses which are incurred to bring the goods in and before they leave the factory. To bring the goods in and before they leave the factory. All right. चलते हैं आगे पुत्र, भगवान हमारा भला करे. So that is why packaging on sales को देख के मैंने बोला भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. Next बेटा. Depreciation 36,000. Depreciation for a business is A loss. वो तो मैंने भी बेरा है भाई. वह कौन सा लॉस? सर ये P&L में नहीं होएगा because this is. नहीं, is it a direct expense or indirect? My simple question to you. Sir, it's a direct expense. It's an indirect expense. Okay. मैंने पहले सिखाया हुआ बट मैं दोबारा बताऊंगा अगर सब बच्चे भूल चुके हो तो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प आउट आयमन एंड द पीपल हु आर न्यू कमर्स एज वेल. डेप्रिसिएशन मैंने बोला था हमारे इस अकाउंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या है? बिजनेस. यानी बने बनाए गुड्स खरीदे और बने बनाए गुड्स बेच दिए. मैं उनको मैन्युफैक्चर थोड़ी कर रहा हूँ. तो ये तो डेप्रिसिएशन किसकी होगी? एसी की, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स की, जो हम बिजनेस में नॉर्मली यूज कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स माय indirect expense. And IPL, indirect expenses are recorded through P&L. Thank you very much. So based on that, हमें उससे अब कुछ भी लेना देना नहीं है. Next बेटा. Factory expenses. खत्म. Factory expenses, as the name says, factory expense. That's it. Yes, closing stock तो हमें रिकॉर्ड नहीं करना. क्यों नहीं करना? Adjusted purchases. I think I'm done with the question. I just need to do the calculation. It is 21 lakh. 21 में से 5 है 6 lakh, 6 lakh 540, 540 minus 15, 545. So this will be called to gross profit, which gets transferred to profit and loss account. Gross profit which gets transferred to profit and loss account. अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता है तो बेसिकली वहीं से फॉर्मूला बना है. अगर मैं फटाफट से अब पहले स्पर्श के साथ बात करूं, स्पर्श, वी आर नॉट डूइंग द क्वेश्चन बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट. जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं स्पर्श, हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? So debit. और क्लोजिंग स्टॉक को? Credit. सेल्स को? Credit. और उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं? Minus. और ये जो फिगर आती है इसको हम क्या बोलते हैं? So net sales. थैंक यू. इसमें कैश सेल्स भी होता है और Credit भी. और सेल रिटर्न इसमें से Minus होता है. थैंक यू. ये बात समझ आती है मेरे बेटे को? Yes sir. सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? So two purchases. और परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या कर देते हैं? The minus. इट मींस ये जो फिगर यहाँ पे लिखी, नेट परचेजेस. थैंक यू मेरा बेटा. नेट परचेजेस में कैश परचेजेस होता है. Yes sir. And Yes. क्रेडिट परचेजेस होता है. yes यस sir. और उसमें से परचेज रिटर्न Minus होता है. कोई, मैं रॉकेट साइंस तो बात करने दो. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आप डेबिट कर देते हो. Yes sir. और लेट्स से वी बिलीव इन पॉजिटिविटी.
हमारे बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट आता है टू बिगिन विद। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख इमेजिनरी फिगर्स होते हैं, 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख। अब जरा प्यार से सुनो, हमारा सेल्स कितना? 10 लाख। 10 लाख। रुको इसको चेंज करते हैं। So हमारा, मैंने थोड़ा बिग फिगर चेंज किया, बताऊंगा उसका रीजन थोड़ी देर बाद। हमारा सेल्स कितना? हमारा 10 प्रॉफिट लाख। कितना? इसका 45। इसका मतलब सुनना बेटा, 10 लाख में मैं फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूँ इनडायरेक्ट, माइनस 4 लाख 50, यानी क्या लिख रहा हूं इधर देखो बेटा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से हमारे पास पता है क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हमने जो गुड्स बेचे थे उसकी कॉस्ट 5.5 लाख रुपए, तभी तो 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कहने को एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और बात करते हैं, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना? So 1 लाख। 1 लाख। हमारी नेट परचेजेस कितनी? 4,50,000। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? सर 2 लाख। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2 लाख। इससे भी क्या निकल आया? अरे कॉस्ट ऑफ, इधर देखो बेटा, ए बी सी डी ई एंड एफ, मैथमेटिकली लेजर्स में टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर मैंने ई माइनस डी उठा लिया था तो जो बाकी बचा वो डेबिट वाला प्लस हो गया और क्रेडिट वाला मैथमेटिकली सेम ही आएगा ना, उसी का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कितने फॉर्मूलास होते हैं? लिखो कॉपी। फॉर्मूला नंबर 1, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बोल देते यार आयुष, मैं भूल गया सीसी ऑन कर ना चल। सर, may I get a glass of water? हाँ हाँ हेलो बेटा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कहने को ये फॉर्मूला है, बट अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट अग्रिम गुप्ता आता है ना, तो आप देखो उसी को विजुअलाइज कर लो। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दो तो डेबिट वाली जितनी आइटम बची उनको प्लस कर दो और क्रेडिट वाली जितनी आइटम बची उन्हें बन गया। मुमताज तेरी तबीयत ठीक है बेटा? तू स्वेट शर्ट पहन के बैठी है, तेरे को देख के मुझे ठंड लग रही है। नहीं, फ्लीस नहीं है अंदर। तो फिर ठीक है, मेरे को ठंड लगने लग गई थी तेरे को देख के। जस्ट टू कंफर्म, फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट सेल्स। नहीं बेटा, इधर देख बच्चों ये क्या लिखा है, इधर देख मेरा बेटा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और फॉर्मूला है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। थैंक यू। एंड आप लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि 12th में ये नाम बदल जाएंगे, जिसको अभी आप नेट सेल्स कहते हो ना, उसको आप बोलोगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। अभी बताता हूँ, जो नाम है वो बता रहा हूँ। ऐसी जिसको अभी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहे हो उसको आप बोलोगे कॉर्फो। कॉर्फो मतलब आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसके ऊपर बेस्ड 4 नंबर का 12th में एक टॉपिक 90% आता है यार, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, इसको मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। आई बिलीव सबने लिख लिया होगा। समित लिख लिया बेटा? यस सर। अब मेरी और समित नहीं, अच्छा यहाँ पे स्पर्श की बारी।
स्पर्श क्वेश्चन नंबर 3 का ये बेटा, ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट रुक जा बच्चों, उसका पिक्चर नहीं लेना था बेटा, फॉर्मूला सबको लिखना चाहिए था, अगर नहीं लिखा था तो उनकी गलती। आई बिलीव सबने लिख लिया। यस मेरा बेटा, थैंक यू लक्षिता फॉर रिमाइंडिंग। यस स्पर्श। Yes, sir. So opening stock 40,000. नहीं, पहले क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ दे बेटा। Calculate the cost of goods sold from the following. मेरी बारी। जैसे ही मेरे बेटे ने बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर ने दो फॉर्मूला लगवाए थे, एक छोटू और एक मोटू। छोटू फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस, कॉपी देख के बोल सकते हो, चीटिंग मारो मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट हाँ प्रैक्टिस करते हो, 4 बारी लिखो, 5 बारी अपने आप हो जाएगा। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी फर्स्ट फॉर्मूला तभी अप्लाई हो पाएगा अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में दिया है क्या? इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है? नहीं दिया। इसका मतलब मैं छोटे वाला फॉर्मूला अप्लाई, सो माय फर्स्ट टारगेट इज टू आइडेंटिफाई व्हिच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, सो हियर द फॉर्मूला एप्लीकेबल इज बड़े वाला। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कॉपी देख के पीछे से देखो, बार बार बस लिखते रहो, मेरा याद हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। थैंक यू। मैंने पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आई फर्स्ट ट्राई टू फिगर आउट कौन सा फॉर्मूला लगेगा और चुपचाप उठा के वो फॉर्मूला लिखते। So can you tell the full form of COGS? मेरा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑलराइट, अब मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ देगा बच्चों। Yes, sir. So opening stock 40,000. Net purchases 50,000. सुनो, मेरे जैसे बदतमीज टीचर क्या करते हैं, वो नेट परचेजेस भी दे देंगे, सुनना बेटा, और कैश परचेज भी दे देंगे। उसको बोलना बुद्धू समझते हो क्या? क्योंकि जब नेट परचेज दिया है आपको पता है उसमें कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और परचेज रिटर्न माइनस Already उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं बता। So Yes. net sales 1,90,000 पर हमें I उससे। don't know why he is giving net sales. Net sales तो फर्स्ट फॉर्मूला में यूज होता था, BMJ। Yes, sir. नेक्स्ट The wages and salaries direct प्लीज, expense. पेपर के लिए बता दो, अभी वर्ड क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरीज, दैट्स व्हाई इट इज अ Direct expense, but there is around दैट्स व्हाई इट इज अ direct. डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस, इट बिकम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि वेजेस दी जाती है गवार बोले तो लेबर क्लास को, जो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में हेल्प करती है, और सैलरी हम कहते हैं ज्यादातर दी जाती है पढ़े लिखे को जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है। दैट इज व्हाई वेजेस अगर पहला वर्ड है तो इट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, पार्ट ऑफ माय फॉर्मूला, बट अगर पहला वर्ड सैलरी है तो इट बिकम्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर मुझे उसे अपने फॉर्मूला में यूज नहीं करना। नेक्स्ट बेटा। So rent paid पर हम वो तो indirect expense है। थैंक यू। रेंट पेड, बड़े प्यार से सुनना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेंट पेड का मतलब ऑफिस रेंट। रेंट पेड का मतलब, ये कुछ बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। रेंट पेड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इज टेकन एज ऑफिस रेंट। ऑफिस का फैक्ट्री से तो कुछ भी लेना देना, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। छोड़, आगे चल। सर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोडक्शन हाउस का जो एरिया है उसका रेंट पे कर रहे हैं, देन वी वुड टेक इट एज डायरेक्ट रेंट। तो इंग्लिश में लिखेगा फैक्ट्री रेंट। ओके सर। So next is closing stock को minus कर देंगे 15,000. क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन 3 का भी अर्जुन कपूर, Yes, sir. सॉरी अर्जुन मलिक। जब भी अर्जुन को याद करता हूँ मुझे मलाइका की याद आ जाती है, इसलिए कपूर निकल जाता है, क्या करूं यार। ओके पढ़ बेटा। A certain cost of goods sold and gross profit from the following. मेरा पहला हिंट मेरे अर्जुन को, अर्जुन मुझे पहले से पता है, जब मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ साला वो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को भी कह रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालने को कह रहा है, तो पहला फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले फॉर्मूला में तो ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड यूज होता है।
to Yes. calculate cost of goods sold. Is Yes. that point clear, Anirudh? All right. So मुझे क्लियर हो गया, मुझे वापस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सुनो, अब मुझे दोनों फॉर्मूला यूज करने हैं। सर वो सर क्यों? मैं बताता हूँ। प्रॉफिट निकालने के लिए दूसरा वाला लगाना पड़ेगा। क्रॉस प्रॉफिट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। हाँ, Switch the places. यानी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला निकला है। नाउ आई कैन नॉट सॉल्व इट द फर्स्ट वन जब तक मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट, और उसके लिए मुझे बड़े वाला फॉर्मूला यूज तो पहले से लिख देते। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो फार सो गुड। लॉक कर दूं? कर दिया। नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ो मेरे लिए अर्जुन। यस सर। सर ओपनिंग स्टॉक 32,000 गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक 32,000 लिखते हैं। नेक्स्ट। सर परचेजेस अलग से गिवन है, लेकिन और कुछ दिया नहीं है तो ठीक है, तो परचेजेस यहीं पे लिख दिया 2,80,000। इधर देखो बेटा, सब बच्चों देखो, मैंने -0 लिखा। पता है क्यों? क्योंकि वर्ड परचेजेस दिया, नेट परचेज नहीं दिया। इसका मतलब इसमें से परचेज रिटर्न अभी भी माइनस करना, बट इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न दे नहीं रखा, इसीलिए मैंने 0 लिख दिया। बाय 0 लिख के मैंने अपने आप को रिमाइंड कर लिया कि अगर किसी क्वेश्चन में परचेज भी दिया और परचेज रिटर्न भी दिया है तो मुझे परचेज रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर अर्जुन? यस सर। क्रिश? यस सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल अर्जुन। यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000। अच्छा क्वेश्चन खुद ही बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, लल्लू ना हो तो। नेक्स्ट। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उससे तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो मेरे फॉर्मूला का पार्ट नहीं है। नहीं। नेक्स्ट। सर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 गिवन। 20 में से 30 तो आई थिंक 282 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, यहाँ पे हमने लिख दिया 2,82,000। भाई जो वैल्यू आई वहां पुट कर दी। यस बेटा, आगे। सर अब नेट सेल्स निकालना होगा, क्योंकि नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 4,08,000 माइनस 2,82,000, तो 1,20, आई थिंक 1,30,000 नहीं। सर ऐड क्यों किया? बेटा मेरा दिमाग खराब है ना, मेरा दिमाग सड़ गया बेटा, घास चरने गया है। हो जाती है इंसान से गलतियां, डांट क्यों रहे हो मेरे को? हद होगी यार, माइनस करके प्लस कर दी तो हो जाता। तुम नहीं करते पेपर में गलती? बात करते हो। ऑल अबाउट 3 का भी। I can vouch for it. 80% of the school gives this question at least once in the exam, and this question Anirudh will do with me, right Anirudh? Yes, sir. और इस क्वेश्चन के लिए तो मैं गाना भी गा देता हूँ, 4 बोतल वोडका। इसी से तो खुशी मिलती है टीचर को। यस, पढ़ बेटा। Calculate gross profit on the basis of the following information. मेरी बारी। The moment you said gross profit on the basis of following information, तो फर्स्ट छोटे वाले फॉर्मूला के स्विच प्लेसेस कर दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा पुत्र? Net sales minus profit is equal to net sales. That's it. And to apply this formula, I need to have cost of goods sold. And cost of goods sold का the other formula is लंबा वाला. What is that? Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock.
मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में क्या भाड़ में जाए, पहले मेरा आइडिया यही है यार, फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि उसके बाद मेरे को सॉल्व करना इजी लगता है। फॉर्मूला इसी बहाने मैं 3-4 बार ही लिखता हूँ, वो क्या कहते हैं ना, लिखते लिखते लव हो जाए, हो गया लव उससे। या यस मेरा बेटा, थोड़ा ब्लड है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। यस बेटा। So purchases is 6,80,000. Okay, wait. Is there any purchase return? No. No, sir. -0 लिख दिया ताकि याद रहे कि नेट परचेजेस मींस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तभी नेट परचेजेस आएगा। राइट मेरा बेटा। नेक्स्ट सर रिटर्न आउटवर्ड्स है तो सर ये तो परचेजेस रिटर्न ही हुआ। अच्छा सॉरी सर ये तो परचेज रिटर्न है। मैंने जानबूझ के नहीं बताया था, मैं तो जानना चाहता था मुझे कौन टोकता है, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड इज अनदर नेम फॉर परचेज रिटर्न। सो व्हेन यू रिटर्न द गुड्स दे आर गोइंग आउट, दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न का दूसरा नाम इज रिटर्न आउटवर्ड्स। थैंक यू मेरा बेटा। मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन उनको तो नहीं पता था ना, इसलिए मैंने उस समय इग्नोर कर दिया। थैंक यू। अब आगे चल बेटा। Carriage inwards, ये direct Carriage expense है। inward for a business is Direct expense. next। Carriage outwards भूल जाओ, लिखना नहीं है। उसको भूल जाओ क्योंकि carriage outward for a business is Indirect expense. इनडायरेक्ट एक्सपेंस। next। Wages भी direct expense है, 50,000. Wages is a direct Direct expense. and please अब रुक जाना, अभी आगे मत पढ़ो। मैंने कह रही है पता नहीं इंग्लिश क्या लिखी है, ये मैं सिखाऊंगा, मेरी बारी है। बट इसको छोड़ते हुए क्वेश्चन ने ना ओपनिंग स्टॉक दिया ना, तो पंजाबी में क्या कहते हैं, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सो मैं रुक गया। आज आपकी कुछ स्कूल टीचर आपके साथ बदतमीजी कर सकती हैं, क्या? सुन लेना। अग्रिम, आयमन त्रिपाठी, आरव, आर्यनाथ एंड एवरीवन। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड, तो वो जानबूझ के वर्ड ना ओपनिंग स्टॉक देगी ना क्लोजिंग स्टॉक देगी, क्या दे देगी? चेंज इन स्टॉक। तो ठीक है, हम चेंज इन स्टॉक यूज कर लेंगे इसकी जगह पे। इसके ऊपर थोड़ी और बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैथमेटिक्स। बट अभी मैंने सिर्फ इतना बताया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। ओके, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता होगा, बट नए बच्चों के लिए दोबारा बोल दिया। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री। अब मैंने लास्ट की लाइन पढ़ी, मेरी बारी। कहते हैं 3/4 मतलब 75%, 3/4 मतलब 75% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। आगे मत पढ़ो, यानी हमने 75% गुड्स बेचे हैं, 25% अभी भी सेल आउट। ओ इट मींस 1/4 इज माय क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू कितनी है नहीं पता, बात कर रहे हैं मैथमेटिकली। 3/4 गुड्स आर सोल्ड, यानी 1/4 गुड्स आर नॉट येट सोल्ड, पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बट ओपनिंग स्टॉक मैंने 0 लिखा, मैं बताऊंगा क्यों। मैंने बचपन से ये चीज सिखाई है, गुंताज ध्यान देना बेटा। ओपनिंग बैलेंसेस आर द बैलेंस कैरिड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ओपनिंग बैलेंसेस आर द बैलेंसेस कैरिड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये बात सबको पता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे दो, दैट विल बिकम माय ओपनिंग स्टॉक। वो भी नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं बट मेरा डायलॉग वैसे ही चलेगा, दो आई फास्ट ऑल्सो। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इसीलिए मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लिख दी? 0। अब जरा आगे चलते हैं उत्तर। मुझे जल्दी नहीं है, मेरी बात का जवाब मैं जिससे पूछूंगा वो देगा। हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है 3/4 of the goods are sold for ₹6 lakh, for ₹6 lakh, sold for ₹6 lakh. So my question goes to Mudil. Mudil. Yes, sir. This 6 lakh is what? Cost of goods sold or the value of sales? Representing 3/4. Cost of goods. Huh? Cost of goods.
चलो आप मेरे लिए इंग्लिश पढ़ो, इतना पढ़ो सिर्फ। Goods are sold for. गुड्स आर, Sold for. अरे एक बार और बोल दे, गुड्स आर Sold for. तो साला ये कौन सी वैल्यू दी है? Sir. सेल्स वैल्यू। सोल्ड फॉर, कितने का बेचा, ये सेल्स वैल्यू है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। Yes, sir. हमें इतना पता है 3/4 बिके, यानी जो गुड्स बिके वो 75% है, उसकी वैल्यू नहीं है, बट वो बिके कितने के उसकी वैल्यू है। यानी हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज दिया हुआ है। सो इस सेंटेंस के अंदर दो कैच है। कैच नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ द गुड्स सोल्ड इज 75%, एंड सेकेंड कैच इज द सेल वैल्यू इज 6 lakh, and the third catch, inventory is balance 1/4. यहां तक किसी को डाउट? सर इस केस के अंदर सेल्स और नेट सेल्स बोथ आर इक्वल, राइट? क्योंकि बच्चों इस क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं है। यस सर। तो एक बार जो कह रहे थे वो पॉइंट रिपीट कर दो। अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जा बेटा। अब मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, 1 मिनट दे दे बच्चों। 6:50 मैंने ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करके इतना लिख दिया, कोई दिक्कत? नाउ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3/4 ऑफ द गुड्स आर, आई रिपीट अर्जुन फॉर यू, 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 lakhs. तो हाउ मच इज लेफ्ट? 1/4 किसका? 6 lakhs. बच्चों 6 लाख तो सेल वैल्यू है। यस सर, उस 1/4 ऑफ स्टॉक जो रहता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग नहीं बच्चों। अर्जुन को मैं दोबारा सिखाता हूँ, चलो एक और तरीका है मेरे पास। अर्जुन यस सर। अब जरा ध्यान से सब बच्चे सुनना। इट इज लाइक वो सैटरडे टाइम में ऐड देखते हो ना, गंजा और गंजे के सर पे बाल, ऐसे आती है ऐड, वो गंजा होता है, फिर वो दिखाते हैं VLCC गया, बाल आ गए। बिफोर एंड आफ्टर, मान लो इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती तो आप यहाँ पे क्या लिखते? तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आती? इसका मतलब आपने सारे गुड्स बेच दिए, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक तो 0 लिखा है। इसका मतलब जितने भी गुड्स थे सारे बेच दिए। सो कैन आई से द टोटल, बोर्ड पे देखते रहना, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज, तो उसमें से 1/4 ही तो बचा है। अच्छा ठीक The है। total cost of goods sold is 7 lakh 20. हमारे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 1/4 of the goods are still left, क्योंकि only 3/4 are, तो 1/4 is left। वो 1/4 किस में से बचा होगा? इसी में से तो बचा होगा, मेरी कॉस्ट में से ही तो बचा होगा। अनिरुद्ध, वो 1/4 किस में से? मेरी कॉस्ट में से ही तो बचा होगा, और मेरी कॉस्ट कितनी है? 7,20,000. सर 6 लाख क्यों नहीं यूज करेंगे सर, समझ नहीं आया। इंग्लिश आती है बेटा? एक Yes, सेकंड sir. चलो इंग्लिश पढ़ो मेरे लिए, ये वाली इंग्लिश पढ़ो बेटा। क्या लिखा है? Goods are sold for. गुड्स आर Sold for. गुड्स आर Sold for. तो ये कौन सी वैल्यू दी है? Sales value. तो फिर इसको मैं कैसे इसका 1/4 कर दूं? मुझे तो कॉस्ट का 1/4 करना है ना, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है, स्टॉक सेल वैल्यू पे थोड़ी होता है। Yes sir, got it. So 6 lakh is net sales, right? थैंक यू बेटा। इस क्वेश्चन के लिए इसीलिए मुझे बार बार पूछना है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के। पढ़ बेटा क्वेश्चन 6 का ही। Calculate gross profit and cost of goods sold from the following information. Net अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं, मेरी बारी है बेटा,
सर ग्रॉस प्रॉफिट का ना फॉर्मूला लिख दो, नेट सेल्स माइनस, मगर मैं नहीं लिख रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा लिख दो लिख दो लिख दो। अब जब आप बड़े बच्चे हो जाओगे तो आप देखोगे कई बार सिर्फ मैथ्स करना है, फॉर्मूला लिखना ही नहीं। पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। Net sales is 12 lakh and रुको, नेट कहाँ पढ़ रही हो आप? गलत पढ़ रही हो बेटा। net sales is 8 lakh and gross profit is 40% on sales. रुक जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% on sales. ऑन, Sales. मैंने इंग्लिश का मैथ्स कर दिया। और सेल्स कितनी है इस क्वेश्चन में? 8 lakh. इससे टूचा क्वेश्चन हो सकता था? हाँ, ये तो समझ। क्या कह रही हो लक्षिता, इसीलिए मुझे दिया था? नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखो थेड़ने में बड़ा मजा आता है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस, अब पता है ये क्यों लगाया? नेट सेल्स मेरे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, क्यों लगाऊं लंबा वाला? और लंबे वाले के लिए तो डेटा ही नहीं है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। सो नेट सेल्स इज, gross profit is, so answer is finish. Is this point clear Lakshita? Yes. Krish? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 का बी आप पढ़ोगे मेरे लिए। Calculate gross profit and cost of goods sold from the following information. Net sales 12 lakhs, gross profit 33, 1/3% on sales. तो बच्चों प्लीज आज एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं अपने न्यू कमर्स को, पुराने बच्चों से पूछ रहा हूं और नए बच्चों को सिखा रहा हूं शॉर्टकट। 33:1/3 का मैंने शॉर्टकट क्या बोल रखा है जय क्षेत्रपाल? जय तेरे पापा से तो मेरे को इस बार बात करनी है, क्योंकि उस दिन तुम गुम थे कहीं पे जब मैं बोल रहा था, एंड आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि मेरे साथ रिलेशन बहुत लंबे चलेंगे नहीं कई बार। यस मोदिल? So 1/3. थैंक यू मेरा बेटा। सो 33:1/3 is called, and 66:2/3 is called, 2/3. and 73/365 is called 1/3। रट्टे मार लो, ये बाद में काम आता है। 33:1/3 वो वहीं पे रट्टा है, 1/3, 33 हटा दिया। 66:2/3, 66 हटा दो, क्या बचा? 2। सो नाउ जब आपने बोला 33:1/3 क्रिश, तो मैंने लिख दिया 1/3 किसका? 12 lakhs. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का छोटे वाला फॉर्मूला क्या होता है बता? वो नालायक है, देखो सुनेगा मेरे से। अबे यहां से देख के ही बोल देता भाई। हाँ जी Sir, sales minus profit, net sales minus gross profit. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट आ गया किसके पास? श्रेयन ट्रैवल कर रहा है इसलिए उसको तंग नहीं करूंगा। लेट्स गो टू अग्रिम गुप्ता। अग्रिम गुप्ता क्वेश्चन मार्क कर लेना बच्चों। क्या 6 आंसर? अभी मैं रुकूंगा लास्ट में, डोंट वरी। आंसर की टेंशन मत लियो, इसलिए मैं फोटो भी क्लिक करके डलवाता रहता हूँ अगर किसी का रह जाए तो। बच्चों टेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा उठाएं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 अग्रिम। Yeah, sir. Calculate the gross profit and cost of goods sold from the following information. Net sales 9 lakh. Okay. So वो question हट गया. Okay. Gross profit is 20% on cost. Gross profit is 20% on Cost. cost मतलब? Sales. नहीं बेटा, cost मतलब sales। बड़ा बावला है यार तू। Oh no, no. Cost मतलब cost of goods sold। Cost means cost of goods sold। Yes, sir. यार अब तो मैं फंस गया अग्रिम। पता है क्यों फंस गया? क्योंकि मेरे पास cost of goods sold नहीं है। So
profit. I'm not क्या sure. देखो बेटा, क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का छोटा वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ? लिख दिया। पता है क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, इंग्लिश कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, और क्वेश्चन में कॉस्ट तो दिया ही। पिछले दो क्वेश्चन में वो प्रॉफिट ऑन सेल्स कह रहा था और सेल्स दिया हुआ था, सेल्स की वैल्यू डाल लिखा था, बट इस बार कह रहा है प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। सो लेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एक्स, नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ, वो क्या कहते हैं ना, फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट। हो गया क्वेश्चन, यही तो कैच पकड़ना था। बाकी दो क्वेश्चन जो हमने किए उसमें वो प्रॉफिट किस पे कह रहा था? ऑन, और सेल्स दिया भी था। आज वो कह रहा है प्रॉफिट ऑन, तो लिखो कॉस्ट की इक्वेशन, और कॉस्ट तो दिया नहीं है तो लेट द कॉस्ट बी, क्योंकि एक्स बड़ा तंग करते हैं वैसे भी और वैसे भी। तो ठीक है, एक्स प्लस 20/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 लाख, 120 अपॉन 100x इज इक्वल टू 9 लाख। तो x इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 5/6, क्योंकि ये कट के 6/5 आ गया ना बच्चों, 7,50,000। Therefore 20% of 7,50,000, which is 1,50,000। मान लो मुझे पढ़ाना नहीं आता, जितना पढ़ाया उतना पढ़ाया, और आपके पेपर में क्वेश्चन 8 आ गया। मेरी सब बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो बच्चे खुद साथ साथ अभी सॉल्व करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, you can refer to the formula and try solving this question. But for me, Samit is gonna help me. I am his student and he is my sir. He'll try to help me out. Read the question, beta. Ascertain the value of closing stock from the following opening stock. ना देखो, ये देखो क्वेश्चन पढ़ना ना बेवकूफी होती है, जिनमें ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेरा सोचना है, व्हेन यू रेड द रिक्वायरमेंट, आपके मन में कुछ कुछ होता है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है कि हाउ कैन आई गेट क्लोजिंग स्टॉक। पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। Yes, sir. तो टेल मी हाउ यू गोना गेट क्लोजिंग स्टॉक, आपके मन में क्या चल रहा है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। Sir, by using the formula of opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock. रुक जाओ, जल्दी मत करना, थोड़ा आप बोलोगे थोड़ा मैं बोलूंगा, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस net purchases प्लस direct expenses माइनस closing stock. नाउ प्लीज जल्दी मत करना समित। Yes. Get closing stock, इधर देख बेटा। Yes, sir. Need to have all these 4 components. I even need to have the value of cost of goods sold, क्योंकि जब तक मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक को एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकता। Is that point clear? Yes, sir. Now my next target in this question is what? Samit Sahai will tell me. Sir, we'll put the values of opening stock as 1,20,000. चलो मैं अभी इसकी हेल्प नहीं करता, मैं कर ही देता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गलत डायरेक्शन में जाओ। मेरे को शुरू से ना अपनी प्लानिंग पूरी चौकस रखनी है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने क्वेश्चन में देखा, वो तो दिया ही नहीं दिया ना, मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, क्योंकि जब तक फर्स्ट इक्वेशन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं डालूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं कर सकता। एक मिनट, अब मेरी लड़की बोली यहाँ पे बैठी हुई है, कहती है सर एक फॉर्मूला और लिख के छोड़ दो, नेट सेल्स माइनस, यानी फॉर्मूला नंबर 2 से कॉग्स निकलेगा और वो फॉर्मूला नंबर 1 में जाएगा और मेरा अपने आप आंसर। थैंक यू। अब एक बार आपने ये प्लान कर लिया, अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ओपनिंग स्टॉक कितना पुत्र? 1 लाख। परचेजेस कितना? 9 लाख। सेल्स कितना? 15 लाख। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40% ऑन। तो मुझे इसको x लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं।
सो मैं इसका फटाफट से निकाल देता हूं जस्ट टू सेव टाइम। क्वेश्चन ने डायरेक्ट एक्सपेंस दिए ही नहीं तो मैं 0 लिखता हूँ एंड आई विल गेट माय क्लोजिंग स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर साइड चेंज कर देते हैं, स्विच प्लेसेस। सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू 10,50,000 minus 9,36,000 which is पिछले साल। Yes, we'll do question number 10 and Varshit will help me out. ये जो बोलेगा मैं लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। बाकी बच्चे अगर साथ साथ अर्जुन करना चाहता है तो you are more than welcome बेटा बेटा। Yes, yes Varshit। नहीं बच्चे क्वेश्चन 10 की बात कर रहे हैं। नहीं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो ना बेटा। ओके मैं बच्चों से सर हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस, तो सर आप स्विच कर दो प्लेसेस, इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस विल बिकम इक्वल टू, पहले हमने इतना लिख लिया, अब आगे पढ़ दो। 4,50,000 यहाँ पे लिख दिया। कौन से स्कूल से? 45 और 40 नहीं बोला मैंने, 45 बोला, बताऊंगा क्यों। देखो यहाँ क्या लिखा है 25% ऑन, 25% ऑन, 25% ऑन, डू यू हैव सेल्स? सो लेट द वैल्यू ऑफ सेल्स इज, यहाँ मार्क आ गए जल्दी जल्दी। तो बच्चों यही चीज का ध्यान देना है, कब डायरेक्टली कर सकता हूं और कब एक्स लेके सॉल्व करना है। सो प्लस 25% ऑफ एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर दो। इज दैट पॉइंट क्लियर वर्षित? और सबको पता है 75/100 इज 3/4। वो इसलिए कर लेते हैं ना बच्चों ताकि हमारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाए, वो रट्टा इसलिए मार लेते हैं कई बार। 6 लाख तो हमारी नेट सेल्स एक्स हमने किसको माना था पुत्र? नेट सेल्स को। जैसे ही नेट सेल्स आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया 6 लाख का, विच इज 1/4। फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। 11th क्वेश्चन बारी आ गई आयुषी। पहले एक काम करते हैं, पहले ये आंसर लिख लो बच्चों क्योंकि मेरे को उसके लिए ना फुल पेज चाहिए होगा। ऑलराइट, मेरी और आयुषी की बारी, बट बिफोर आयुषी एंड मी स्टार्ट्स, अब हमें क्वेश्चन 1-1-11 में क्या बनाना है पुत्र? तो मैंने पहले उसका फॉर्मेट बना दिया। आयमन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। क्योंकि एक्चुअल में लास्ट क्लास से इसका कुछ भी अभी तक लेना देना इतना था ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी कौन सा रूल लगता है? एंड एज पर दिस अगर मैं फटाफट से रिकॉल करूं, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ग्रॉस लॉस आया तो बिकॉज लॉसेस आर डेबिटेड एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। एंड मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आयमन सुनना बेटा, रेवेन्यू अदर देन सेल्स, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स के अलावा हमने कुछ भी रिकॉर्ड, यानी सेल्स के अलावा जितने भी रेवेन्यू है वो कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इज दैट पॉइंट क्लियर आयमन? क्रेडिट साइड पे रखेंगे? हाँ, क्योंकि रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड। तो सर डिफरेंस क्या हुआ सर?
डिफरेंस ये हुआ ना, वहां पे हमने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे और सेल्स वाला रेवेन्यू लिखा था। तो उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, मैं उनको जब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मेरा नेट प्रॉफिट बोले तो फाइनल प्रॉफिट नहीं आएगा। Yes. इज दिस क्लियर मेरा बेटा? Yes. सो आई रिपीट वन मोर टाइम आयमन आपके लिए, all IPL मतलब indirect expenses are recorded through profit and loss account, and revenues other than sales will be recorded through profit and loss account का credit side। चलो अब आप मेरे लिए क्वेश्चन करो। हाँ ठीक है ठीक है। जर्नल एक्सपेंस, आपको पता है मैंने फर्स्ट लाइन क्यों छोड़ दी? दोनों साइड पे मैं फर्स्ट लाइन छोड़ दूंगा, बिकॉज इफ देयर इज ए ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे टॉप पे लिखना है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, एंड इफ देयर इज ए ग्रॉस लॉस डेबिट साइड पे टॉप पे लिखना। यस, आगे चलते हैं। चैरिटी फॉर ए बिजनेस इज, क्योंकि उसका प्रोडक्शन, देखो पहले हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस इग्नोर कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस इग्नोर करेंगे, क्योंकि P&L में सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ठीक है, चैरिटी कितना बता? 3000। नेक्स्ट, और अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिखा होता तो इग्नोर कर देते। ऑफिस लाइटिंग 5000 बता देता हूँ, बट प्रोडक्शन से कुछ लेना देना तो मेरे लिए तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। बट हाँ, अगर आप मुझसे उसका नेचर पूछना चाहती हो कि मतलब व्हाट इज दिस एक्चुअली, लॉ चार्जेस मींस जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशन पे कोई केस कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है हमारी तो गलती नहीं है, वो हमसे 50 लाख की पेनल्टी मांग रहे हैं, हम क्यों दे, हम लॉयर को हायर करते हैं। जैसे आयरन खान का लॉयर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, बेचारा 14 दिन के लिए रिमांड में चला गया, बट कोशिश कर रहा है ना, वो फ्री में थोड़ी कर रहा है। ऐसे कंपनी को भी जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉयर को हायर करना पड़ा, दैट्स लायर को हायर करना पड़ा टू बी प्रिसाइज, दैट इज कॉल्ड लॉ चार्जेस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, which is 40 into 100. Next क्या उत्तर? बैंक चार्जेस। अब जरा स्पर्श ध्यान देना था बच्चों, यहाँ वर्ड क्या लिखा है? बड़ा बेकार वर्ड है जो ज्यादातर बच्चों को तंग कर देता है। यहाँ पे वर्ड लिखा है कमीशन। क्या उसने बताया कि वो पेड है या रिसीव्ड है? ने बताया पुत्र वो पेड है या रिसीव्ड है? नहीं। तो बाय डिफॉल्ट रूल होता है कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट दे आर पेड, ये बाय डिफॉल्ट रूल है। दूसरी बात, अगर वर्ड कमीशन ब्रैकेट में डेबिट लिखा होता तब भी एक्सपेंस, बट अगर कमीशन ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होता तो वो रेवेन्यू है, वो P&L के डेबिट की जगह। ओके लक्षिता जी, oh sorry, thank you. So please we have to be very careful, अगर वो वर्ड कमीशन क्रेडिट लिख देगा, क्रेडिट नहीं लिखा, लिखे ना लिखे इट्स एन एक्सपेंस, और कमीशन का तो प्रोडक्शन से कुछ भी लेना देना, so for a business it's a indirect expense which is 7000. नेक्स्ट, फैक्ट्री वर्ड तो नहीं लगा ना, तो ये ऑफिस है। कितना था बच्चों? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन क्या? इनडायरेक्ट इनकम। मैं सिखा देता हूँ। अब देखो जल्दी में, वही चिड़िया उड़ तोता उड़ भैंस उड़, हम भैंस भी उड़ा देते हैं, नहीं उड़ानी भाई। इन्वेस्टमेंट बिजनेस का क्या होता है? एसेट। इन्वेस्टमेंट बिजनेस का क्या होता है? एसेट। एसेट पे तो इंटरेस्ट मिलता है, तो ये तो इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, एंड रेवेन्यू अदर देन सेल्स आर रिकॉर्डेड थ्रू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है, पर डेबिट साइड पे नहीं। So ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा। सन्ड्री इनकम, अरे भाई सन्ड्री हो या मिसलेनियस हो, है तो इनकम ना, एंड इनकम्स आर एंड रेवेन्यूज अदर देन सेल्स आर रिकॉर्डेड थ्रू P&L. Sundry income. Next. So indirect here Tucha. 2,100. Printing and stationery. So indirect 1,500. Gross profit. क्योंकि प्रॉफिट्स आर Credited. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड नहीं है, कैरेज आउटवर्ड है, इसीलिए ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर कैरेज इनवर्ड होता तो मुझे उससे कुछ भी लेना देना। थैंक यू। सो कैरेज, सो जैसे आपने बताया था कि कैरेज वर्ड यूज होता है तो एक वर्ड ही होता है, तो उसे डायरेक्टली लेते हैं। फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, स्पर्श, यस सर। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है बच्चों, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट? यस सर। आपको पता है सर आपके बड़े बदतमीज हैं, वो पेपर में सेम क्वेश्चन देंगे एग्जैक्टली सेम, और स्पर्श ने रट रखा होगा, और सर फायर का वर्ड लाइफ कर देंगे। ओह, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ड्राइंग्स एंड ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। तो उसका P&L से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो जैसे घर के बाहर बोर्ड लगे होते हैं ना, बड़े बड़े घरों के बाहर, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग, तो ऐसे Yes, sir. चेंजेस से बी केयरफुल। क्लियर है मतलब मेरी बात? यस सर। टीचर को इससे ज्यादा कुछ करना नहीं आता यार, पी के थोड़ा सा वो जब बहक जाता है वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। टीचर टीचर ही बीता है, गुड ब्रांड। आयुषी कहती है यस। ओके, नेक्स्ट। So telephone expenses 13,500. अगेन इनडायरेक्ट। 13,500. नेक्स्ट, Establishment expenses 2,500. इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमें पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए एक को ऊपर घुसा देते हैं। कितना बता? 2,500। नेक्स्ट, Miscellaneous expenses प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है। 7,100. नेक्स्ट, So discount received. So Received. Credit side पे 6,200. 6,000। 200. नेक्स्ट, So traveler's salary. ये तो indirect ही होगा। बिल्कुल प्रोडक्शन से क्या लेना देना, गुड्स को बेचने के लिए तो ट्रेवल किया जा रहा है। Traveler's salary amount given. रिपेयर्स, फैक्ट्री रिपेयर थोड़ी बोला, जैसे रेंट था वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं फैक्ट्री रिपेयर थोड़ी बोला। हाँ बेटा, Commission credit. So ये तो credit side पे आ जाएगा। वो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे है, मतलब इट इज कमीशन Received.
अब सबसे पहले रफ में डेबिट और क्रेडिट का क्या करोगे? टोटल लिखना शुरू कर दो बेटा, मैं टोटल कर लेता हूँ, बाकी तो कुछ करना नहीं। 12 6 18 6 24 और 2 26, 26,200, 795 200। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर कमीशन एक इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है सर? सर मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे है? मैंने कब बोला प्रोडक्शन से रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड होता तो क्या P&L में लिखता? नहीं सर। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो उसी का टोटल दोनों तरफ लिखना पड़ेगा बेटा। और वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में। अब आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, बैलेंसिंग एक्ट में ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। डेबिट में लिख जरूर रहा हूं, वो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ा है, इसीलिए उसका नाम थैंक यू, ये बोलना बहुत जरूरी है। एक मिनट बस रीड करेगा मेरे लिए कौन? लेट से अनिरुद्ध विल रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व मैं ही करूंगा बेटा। Yes, sir. Calculate the amount of gross profit, operating profit. सबसे पहले टेक द थिंग्स एज दे कम, बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सब बच्चों को आता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया नहीं, इसका मतलब अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी फॉर्मूला which is Opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. D is direct expense, everyone knows. अब आगे पढ़ पुत्र। Calculate the amount of gross profit, operating profit and net profit. अरे रुक जा, और जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए बता दूं बच्चों, आज मैं थक गया हूं प्रॉफिट वर्ड लिख लिख के। एवरीबडी नोज आई यूज द टर्म पाई फॉर प्रॉफिट, whether it is economics or it is accounts. Now if I look at this question and the formulas list I have, इधर देखो बेटा, मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक तो ये फॉर्मूला है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दिख रहा है, और एक ये फॉर्मूला है। अब मुझे देखना है मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। सच्ची बात बताऊं, मुझे पता है ये वाला लगाऊं। क्यों? बिकॉज नेट प्रॉफिट तो मुझे निकालना है, तो वो जो और वाला फॉर्मूला है जिसमें नेट प्रॉफिट यूज होता है वो तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अब जैसे ही मेरे को ये बात क्लियर हो गई, मैंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला अपनी कॉपी जहां लिखा होगा वहां से चीटिंग मार लिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग रेवेन्यू। फिर मैंने नीचे लिख दिया, वो मैंने अपनी फॉर्मूला लिस्ट में शायद नहीं लिखा हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस प्लस, भाई फॉर्मूला है रटना है मैं तो लिख सकता हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन
प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। मैंने फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया। और नेट प्रॉफिट, सुनना बेटा, नेट प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा अभी, बाद में लिखूंगा, बताऊंगा क्यों। पहले हम ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। पढ़ मेरा बेटा क्वेश्चन में लिए। And net profit on the basis of the नहीं, following. वो नहीं निकाल रहे अभी हम, उसको हमने पेंडिंग रख दिया। वही तो पढ़ना था। अरे नेट प्रॉफिट नहीं पढ़ना, उसके आगे अभी ये पढ़ना है यार। Okay. Opening stock, net sales, net अरे purchase. रुक जा भाई, वैल्यू तो बोल यार उसकी। Opening stock 50,000. थैंक यू। Net sales 11 lakh. Net purchases नेट परचेजेस 6 lakh. Direct expenses 60,000. Administration expense 45,000. Selling and distribution expense 65,000. Loss due to fire 20K. अब बड़े ध्यान से सुनो, सिर्फ ना इंग्लिश को इंटरप्रेट करना। आपको क्या लगता है लॉस बाय फायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग? सर ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट हैं, बट उस इनडायरेक्ट में भी मेरा बेटा आई हैव टू क्लासिफाई देम एज ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग होगा। यस, एक बच्चा कहता है ऑपरेटिंग में, क्यों तेरे बिजनेस में रोज आग लगती रहती है? मतलब रेकरिंग या नॉन रेकरिंग, नॉर्मल या एबनॉर्मल, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। मुझे अभी नॉन ऑपरेटिंग से मतलब, इज दिस पॉइंट क्लियर खेतान साहब? यस सर। ऑलराइट, तो इसको देख के हमने अभी अपनी आंखें बंद कर ली। आगे चलो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 70K 70,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। यस सर। मेरा नेट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। यस सर। और सब क्या बचा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक शायद मैंने लिस्ट में ना लिखा हो इसलिए इस क्वेश्चन के थ्रू लिख के बता रहा हूँ। आपने अभी मेरे साथ P&L वाला क्वेश्चन किया? हाँ किया। P&L वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? ग्रॉस प्रॉफिट में सारी अदर इनकम्स को क्या कर दो, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको क्या कर दो। कहने का मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, इसमें जितने भी इनकम्स दी हुई हैं सेल्स को छोड़ के, उन सबको क्या कर दो प्लस, और जितने भी एक्सपेंस दिए डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के उन सबको क्या कर दो कर दो। फिर एक और तरीका है मेरे पास जो ऐसे क्वेश्चन में यूज करना अच्छा माना जाता है। बच्चों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट, सुनना बेटा प्यार से, हम जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस, तो फिर क्या माइनस करना अभी भी बाकी है? हम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज प्लस, तो अब क्या प्लस करना बाकी है? सर एक बार पिछला पेज दिखा दोगे इसके बाद? अभी दिखाऊंगा बेटा, एक मिनट दे दे। आज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया और हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, और कोई नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो है ही। तो मैंने दोनों फॉर्मूलाज भी बता दिए और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए।